जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम 3 जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी की, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इस क्वेश्चन का आंसर देता है इकोनॉमिक सिस्टम। और दुनिया में 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हैं जिनमें ये तीनों डिसीजन होते हैं, लेकिन हर एक का इन डिसीजंस को करने का अपना अपना तरीका है। वो जो 3 सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है उन्हें, वो है फ्री या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, प्लान्ड या कमांड इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये 3 है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फ्री इकोनॉमी सिस्टम ये क्या है, इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर हमने प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, ये क्या है, इसमें कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने कोशिश की थी कि डिस्कशन कंपैरेटिव स्टाइल में हो ताकि हमारे लिए दोनों में जो डिफरेंस है उसको समझना आसान हो, क्लियरली हमें पता चले कि फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में और प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में डिसीजन कैसे होते हैं। जो सबसे अहम बात थी फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में वो ये था कि फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होते और मार्केट के जो डिसीजंस हैं, रिसोर्स एलोकेशन के डिसीजन का मतलब कैसे लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ किया जाए, ये मार्केट पावर्स यानी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे डिसाइड होते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती, बल्कि डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट कर रही होती है। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट की मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट की मिनिमम नो इंटरफेरेंस है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और दुनिया में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे चल रही हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि पार्शली जो रिसोर्स एलोकेशन के डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग है, ये पार्शली गवर्नमेंट करती है और पार्शली जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है इनकी बेस पे डिसाइड होता है। ठीक है, या यूँ समझ लीजिए कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में बाकी के सारे डिसीजंस तो मार्केट फोर्सेस करेगी, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। और हमारे लिए अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये जानना है कि गवर्नमेंट किन एरियाज को कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है और कैसे कर रही है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। क्योंकि गवर्नमेंट का रोल समझ लेंगे तो इसका मतलब है बाकी के जितने भी डिसीजंस हैं वो प्राइवेट फोर्सेस कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस कर रहे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे अहम कंसेप्ट क्या है हमारे पास, जो हमने समझना है कि एक गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, वो कौन कौन से डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट कर रही होगी। तो स्टार्ट करें डिस्कशन। वो कहते हैं वो एरियाज जिनमें डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट कर रही होगी, जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही होगी, कंट्रोल कर रही होगी, किस केस में, मिक्स्ड इकोनॉमी के केस में। वही आपके सामने है। एग्जाम में जो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ रोल ऑफ स्टेट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछता है, रोल ऑफ स्टेट इन मिक्स्ड इकोनॉमी, या इसे फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी भी पूछ सकता है। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में, जिसमें कुछ डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट करेगी और कुछ मार्केट फोर्सेस करेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स करेंगे। उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, गवर्नमेंट का रोल होते हैं 4 ये बड़े। एक, प्राइस एंड सप्लाई कंट्रोल करती है। दूसरा, प्रिवेंट करती है सरप्लस एंड शॉर्टेज को मार्केट में। तीसरा, रेगुलेट करती है कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज को। और फोर्थ, फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, किस लिए, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके। ये 4 मेन एरियाज है
जो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही होती है। वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला एरिया प्राइस एंड सप्लाई कंट्रोल, कि गवर्नमेंट प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल करेगी। क्या इकोनॉमी में हर चीज की? नहीं, हर चीज की प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल करेगी वो तो फिर प्लान्ड इकोनॉमी बन जाएगी। तो फिर किन चीजों के? इसेंशियल गुड। वो कहता है गवर्नमेंट सप्लाईज को कंट्रोल करती है सिर्फ इसेंशियल गुड की। इसेंशियल गुड यानी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं उनकी प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल करती है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह। ये अगर आप देखें तो ये हर इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं। गवर्नमेंट इनकी सप्लाई और इनकी प्राइस को कंट्रोल करती है, बल्कि अक्सर तो गवर्नमेंट खुद ही ये चीजें प्रोवाइड करती हैं, सप्लायर खुद होती है। जैसे पाकिस्तान में देख लें, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये तीनों सेक्टर जो हैं गवर्नमेंट इनकी सप्लायर है। वाटर भी हमें गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी, ट्रांसपोर्ट भी। ट्रांसपोर्ट में नो डाउट प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, लेकिन पब्लिक सेक्टर भी है। आपके पास ऑप्शन, चाहे उबर के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, चाहे आप जो मेट्रो है इसको इस्तेमाल कर लें, और ट्रेन वगैरह। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई पहली, प्राइस एंड सप्लाई कंट्रोल। आप एग्री करते हैं कि इन सेक्टर में गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना चाहिए इन चीजों के ऊपर। चलिए नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेज। मार्केट में किसी भी चीज की सरप्लस और शॉर्टेज को कंट्रोल करना है। देखिए गवर्नमेंट, जैसे मुझे ये बताइए, अगर मार्केट में टमाटर की कीमतें बहुत ज्यादा हो जाए, भाई गवर्नमेंट ना टमाटर उगाती है ना टमाटर इस्तेमाल करती है, लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं गवर्नमेंट को? इसलिए कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जरूरी चीजें हैं, जरूरियात जिंदगी की चीजें, वो हर इंसान तक मुनासिब कीमत में पहुंच जाए। इसीलिए गवर्नमेंट चाहे सप्लायर या कंज्यूमर नहीं भी है, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि मार्केट में चीज़ों की प्राइसेस स्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा हाई या लो ना हो। अब आप इकोनॉमिस्ट है, आम बंदे को तो शायद ना पता हो कि टमाटर की कीमतें जो हैं वो बढ़ क्यों रही हैं, टमाटर की कीमतें कम क्यों हो रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए एज इकोनॉमिस्ट, क्यों टमाटर की कीमत बढ़ी? आप कहेंगे शॉर्टेज थे। क्यों किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है? सरप्लस होने की वजह। तो अगर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइसेस स्टेबल होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट कैसे प्राइसेस स्टेबल रख सकती है? सरप्लस और शॉर्टेज को रिमूव करके, प्रिवेंट करके, सरप्लस और शॉर्टेज को प्रिवेंट करके। यानी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि मार्केट में किसी भी चीज की क्वांटिटी ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ना सरप्लस है और ना ही शॉर्टेज। तो इसका मतलब प्राइसेस क्या होंगी? स्टेबल रहेंगे। अच्छा, अब देखिए गवर्नमेंट कैसे प्राइसेस को स्टेबल रख सकती है, या दूसरे लफ्जों में गवर्नमेंट कैसे शॉर्टेज या सरप्लस को कंट्रोल कर सकती है। दो ऑप्शन होती है गवर्नमेंट के पास, थ्रू सब्सिडीज एंड टैक्सेस या थ्रू बफर स्टॉक स्कीम। इसके जरिए से गवर्नमेंट मार्केट में सरप्लस या शॉर्टेज को कंट्रोल करती है। किस तरीके से कंट्रोल करती है? सब्सिडीज एंड टैक्सेस के जरिए, बफर स्टॉक। इस कंसेप्ट को जरा समझिए, ये कंसेप्ट आगे भी यूज होगा हमारे डिफरेंट चैप्टर्स में। फर्ज कीजिए इकोनॉमी में किसी चीज की सप्लाई कम है, सप्लाई कम है। अगर सप्लाई कम है तो आप डायग्राम जो है वो अपने जहन में लेके आइए, प्राइस ज्यादा हो जाएगी। गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल रखना चाहती है, क्या करे? सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट कैसे सप्लाई को बढ़ा? गवर्नमेंट कैसे बढ़ा? क्या खुद सप्लाई करना शुरू कर देगी? नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे। अगर आपने चैप्टर 2 में डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं सप्लाई के, तो आपको याद होगा कि अगर सप्लाई बढ़ानी हो, सब्सिडी प्रोवाइड करें, तो इससे सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। और अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो फिर टैक्स के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं। सप्लाई कम है यानी शॉर्टेज है, कैसे कंट्रोल करें? सब्सिडी के जरिए। सप्लाई ज्यादा है, सरप्लस है, कैसे कंट्रोल करें? प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर होगी? अच्छा, अब आपके समझ में ये बात ना है कि अगर सप्लाई ज्यादा है तो गवर्नमेंट को क्या टेंशन है, अच्छा प्राइस कम है।
नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने प्राइस को स्टेबल रखना होता है, प्राइसेस को ना इंक्रीज करने देना चाहिए ना डिक्रीज। इंक्रीज करेंगे कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह है, डिक्रीज करेंगे प्रोड्यूसर के लिए नुकसानदेह है। गवर्नमेंट सिर्फ कंज्यूमर की नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर की नहीं है, सबकी है। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश होती है स्टेबल प्राइसेस रहे। तो दोनों सूरतों में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है सब्सिडीज एंड टैक्सेस के अलावा? बफर स्टॉक स्कीम। बफर स्टॉक स्कीम का मतलब क्या होता है? बफर स्टॉक स्कीम का मतलब ये होता है, कंसेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिए, ये यूज करेंगे फिर हम बाद में। फर्ज कीजिए इस साल पाकिस्तान में किसी भी चीज, फॉर एग्जांपल प्याज की फसल जो है वो ज्यादा हो, सप्लाई ज्यादा है। अगर आप डायग्राम बना के देखें तो इसका प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का चूंकि ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसेस स्टेबल रहे, गवर्नमेंट क्या करती है, जितना एक्स्ट्रा प्याज होगा उसको खुद खरीद के अपने गोदामों में रख लेगी। इसका मकसद क्या होता है? ताकि मार्केट में प्राइस स्टेबल रहे, क्योंकि आज को अगर प्राइस कम हो सकते हैं, कल को प्राइस ज्यादा भी हो सकती है। ये जो स्टॉक संभाल के रखा गवर्नमेंट ने, इसको कहते हैं बफर स्टॉक। अब अगले साल फर्ज कीजिए कि जो प्याज है इसकी सप्लाई कम हुई, कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह की वजह से, मौसम अच्छा नहीं था इस वजह से। असूली तौर पे मार्केट में क्या होना चाहिए? प्राइस ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि सप्लाई कम है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी अब कि वो जो एक्स्ट्रा स्टॉक पिछले सीजन में उन्होंने स्टोर किया था, संभाल के रखा था, उसे मार्केट में ले आएंगे ताकि वो जो शॉर्टेज है वो पूरी हो जाए, प्राइसेस स्टेबल रहे। अब बताइए क्या ये बेहतर है कि किसी सीजन में प्राइसेस बहुत कम हो, किसी सीजन में बहुत ज्यादा हो? ये गवर्नमेंट के लिए बेहतर है कि प्राइसेस स्टेबल रहे? स्टेबल रहे, इसलिए बफर स्टॉक स्कीम। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट शॉर्टेज एंड सप्लाई को कंट्रोल करती है। कैसे? थ्रू सब्सिडी एंड टैक्सेस और थ्रू बफर स्टॉक स्कीम। अब इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर तो उनके शॉर्टेज या सरप्लस जो है उसको रिमूव नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा कि कौन सी चीजों के ऊपर हमने बफर स्टॉक स्कीम को अप्लाई करना है, किन चीजों के ऊपर टैक्स एंड सब्सिडीज को अप्लाई करना है, और कौन सी चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे। मिक्स इकोनॉमी है, लाजमी नहीं गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करे। नेक्स्ट भाई, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। दोनों कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, एक प्राइस एंड सप्लाई कंट्रोल वाला भी और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेज का भी। तीसरा कंसेप्ट रेगुलेशन ओवर कमर्शियल एक्टिविटीज। देखिए यहां तो हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट हो सकता है खुद सप्लायर बन जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद सप्लायर नहीं है, चीजें बना के कोई और बेच रहा है, क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर भी कोई रेगुलेशन इंपोज कर सकती है? भाई फर्ज कीजिए अगर हमें मार्केट में एक बंदा दूध बेचने वाला है, दूसरा बंदा दूध खरीदने वाला है, बेचने वाला दूध में मिलावट करके पानी मिला के बेच रहा है, क्या गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए? पक्की बात है भाई। हमारे मोहल्ले में वो कहते हैं जी 30 रुपए में बड़ा शवारमा, ठीक है, और वो वाकई बड़ा शवारमा होता है। अब उसमें जो उसने चिकन डाला है वो कौन सा है, वो हाँ वो किस किस्म का है? क्या गवर्नमेंट को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए? एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब देखें गवर्नमेंट ना सेलर है ना बायर है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने ओवरऑल सोसाइटी को कंट्रोल करना होता है, गवर्नमेंट के लिए रेलिवेंट डिसीजंस है। इसी तरह एक फैक्ट्री में मशीनरी को रिपेयर करवाने की जरूरत है, अगर मशीनरी को रिपेयर ना करवाया तो रिस्क है कि किसी वर्कर का उसमें हाथ या पाँव आ जाएंगे और वो काटनी पड़ेगी। अब कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर जो है, मालिक है, मशीनरी की रिपेयरिंग नहीं करवा रहा, क्या गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए? हालांकि बिजनेस कर दूसरे लोग रहे हैं। एक फैक्ट्री में मजदूरों को 12,000 का कह के उन्हें 7,000 रुपया दिया जा रहा है, एक दूसरी फैक्ट्री में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है, तीसरी फैक्ट्री में धुआं इतना निकलता है कि इर्द गिर्द का पूरा इलाका जो है पोल्यूशन होगी उसमें। इन सारे इश्यूज में क्या गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा रेगुलेशन ओवर कमर्शियल एक्टिविटीज के मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का। फ्री इकोनॉमी में वो कहते हैं गवर्नमेंट को आप कुछ भी इंटरफेयर ना करें, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट फिर इन कमर्शियल एक्टिविटीज को इंटरफेयर करती है, रेगुलेट करती है। वो इसमें मुख्तलिफ रेगुलेशंस जो है, लॉज बनाती है और इम्पोज करवाती है, जैसे वेज सेटिंग।
क्या पाकिस्तान में मजदूर की मिनिमम सैलरी फिक्स की गई है? मिनिमम वेज बिल्कुल, पंजाब में जैसे शायद 17,500 है वेज सेटिंग है। अब देखें, अगर फ्री इकोनॉमी होती तो हो सकता है कुछ मजदूर इससे कम पे भी जॉब करने को, नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। इसका मतलब है गवर्नमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज में इंटरफेयर कर रही है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स जो प्रोवाइड की जा रही है किस क्वालिटी की है? ये आपने सुना होगा पंजाब फूड अथॉरिटी वाले, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये क्वालिटी ऑफ गुड्स और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज यही चेक करते हैं। अगर इन्हें लगे कि गुड्स सही क्वालिटी की नहीं है, वो सारी डिस्पोज कर देते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इदारा ना, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, ये भी एक एग्जांपल है। फिर वर्क सेफ्टी रिक्वायरमेंट, कि जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि अगर अचानक आग लग जाए तो उसको बुझाने का इंतजाम हो। जैसे शी रेगुलेशन कहते हैं हम, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट जो है उसको क्लीन रखने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशंस इंपोज करती है फर्म्स पे। और फिर डिस्करेजिंग मोनोपोली, गवर्नमेंट मोनोपोली को डिस्करेज करती है कि जो मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मोनोपोली की तरफ जा रही है, उनको डिस्करेज किया जाता है, कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा ओलिगोपोली में, ओलिगोपोली का कंसेप्ट पढ़ा, उसमें जब कुछ फर्म मिलके आपस में प्राइस डिसाइड कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? कोलोसिव ओलिगोपोली, कार्टेल। अब बताइए क्या वहां हमने पढ़ा था? अब देखिए, अगर इमेजिन कीजिए अगर ओलिगोपोली फर्म्स कार्टेल बना ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे मोनोपोली हो, क्योंकि वो सारी एक तरह से मिलके एक ही कंपनी बन जाती है, प्राइस एक। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है मोनोपोली को, इसीलिए बहुत से मुल्कों में कार्टेल को इलीगल करार दिया जाता है, क्योंकि ये कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह है। जी, अब कुछ रोल समझ आए गवर्नमेंट के मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रोल हो सकते हैं? फिर सुन लीजिए, प्राइस एंड सप्लाई कंट्रोल में क्या रोल है गवर्नमेंट का? कि गवर्नमेंट कुछ जरूरी चीजों की, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल करती है। हो सकता है गवर्नमेंट खुद सप्लायर बन जाए, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। प्रिवेंशन ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेज का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेस को या शॉर्टेज को कंट्रोल करती है। किस तरीके से कंट्रोल? क्योंकि इनका फिर अपोजिट इफेक्ट आता है प्राइस पे, और प्राइस इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह है। अवाम जाहिर है इसके खिलाफ एहतजाज करती है। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सरप्लस एंड शॉर्टेज को? दो चीजों से, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए से या सब्सिडीज के जरिए से। अगर किसी चीज के में शॉर्टेज है, सप्लाई बढ़ाना है, गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडीज बढ़ा देगी। और अगर किसी चीज की सरप्लस है, उसकी सप्लाई को कम करना है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में। टैक्सेस और सब्सिडी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करती है, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। क्या कर सकते हैं? मिनिमम वेज सेट कर सकती है वर्कर्स के लिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स के स्टैंडर्ड बना सकती है कि इस क्वालिटी से कम अगर आपने चीजें प्रोड्यूस की तो उनको वेस्ट कर दिया जाएगा। वर्क सेफ्टी रिक्वायरमेंट, वर्क में सेफ्टी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर की एग्जांपल दी मैंने आपको। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन और डिस्करेजिंग मोनोपोली। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसीज की तरफ। इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें अहम कंसेप्ट है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेस जो है वो इस कंसेप्ट पे बिल्ड हो रही है। इसीलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है कि गवर्नमेंट कुछ फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। किस लिए? ताकि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये किसी भी गवर्नमेंट के वो ऑब्जेक्टिव हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी को सामने रख के बनाए जाते हैं, कि ओवरऑल इकोनॉमी इन चीजों को अचीव करना चाहिए हमारी इकोनॉमी को।
ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये सुनते जाएं और एग्री करते जाएं। पहली चीज, लो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं भला? प्राइस लेवल इंक्रीज होने को। तो बताइए क्या गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्राइसेस कम हो, लो इन्फ्लेशन। फिर लो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? बेरोजगारी को। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए? बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहते हैं? इकोनॉमी में, मुल्क में प्रोडक्शन ज्यादा हो, जीडीपी बढ़े हमारी, या हमारी प्रोडक्शन पूरे पाकिस्तान की बढ़े। ये हमने कहा कंसेप्ट पढ़ा था ग्रोथ का? ग्रोथ इन इकोनॉमी का कंसेप्ट कहां पढ़ा था? नहीं याद? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में नहीं पढ़ा था ये, पीपीएफ में, कि ग्रोथ कैसे होगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो क्या ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होगा? फिर इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये जरा सुनिएगा। पाकिस्तान बाहर के मुल्कों से कुछ चीजें मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, और कुछ चीजें पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है। अब इंपोर्ट करता है तो इसके बदले में पेमेंट जाती है, और अगर एक्सपोर्ट करेगा तो पेमेंट। एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ज्यादा इंपोर्ट करना जरूरत है। तो इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं एक टी अकाउंट को समझिए जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब रखा जाता है। इसमें वो कहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गई तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एडवर्स हो जाएगा, ये इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह। आपको पता है एक्सचेंज रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस हो। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ लिख लीजिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड। और इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट, फिस्कल लफ्ज इकोनॉमिक्स में कहते हैं उस चीज को जो गवर्नमेंट से रिलेट कर रही हो। फिस्कल बजट का मतलब है गवर्नमेंट का बजट। जैसे किसी भी कंपनी का बजट होता है कि या हम अपना घरेलू बजट बनाते हैं कि इस महीने में हमारे आमदनी इतनी होगी, खर्चे इतने होंगे, उसी तरह पूरे पाकिस्तान का भी एक बजट बनता है जिसे कहते हैं फिस्कल बजट, जिसमें अंदाजा लगाया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर कितने होंगे। बताइए अब इसको बैलेंस चाहिए कि नहीं? क्या एक्सपेंडिचर ज्यादा होने चाहिए? यहां क्लियर हो गया इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट। अच्छा आप मुझे ये बताइए, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ने जो पैसे रिसीट साइड पे आ रहे होंगे वो कहां से आ रहे होंगे? इंपोर्ट से कि एक्सपोर्ट से? और जो पेमेंट साइड पे आ रहे होंगे, अच्छा अब ये बताइए, सोच के जवाब देना है। फिस्कल बजट में जब गवर्नमेंट का फिस्कल बजट होगा, कुछ गवर्नमेंट के पैसे आएंगे रिसीट साइड पे। ये फिस्कल बजट इस तरह होता है जैसे आप अकाउंटिंग में कैश अकाउंट बनाते हैं, रिसीट साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। बताइए रिसीट साइड पे गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल बजट में फर्क जहन में रखिए, अभी बता रहा हूं भैया। बैलेंस ऑफ पेमेंट है सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड, लोकल सेल परचेज का रिकॉर्ड नहीं है। किसका रिकॉर्ड है? चाहे इंडिविजुअल करे चाहे गवर्नमेंट करे, हर तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिस्कल बजट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के खर्चे और इनकम का रिकॉर्ड है, सिर्फ गवर्नमेंट के। इसमें इंडिविजुअल शामिल नहीं है, इसमें इंडिविजुअल शामिल होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फिस्कल बजट सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे पाकिस्तान से रिलेट कर रहा है। ठीक है, फर्ज कीजिए फैसलाबाद में किसी फैक्ट्री ने इंपोर्ट करवाई कुछ चीजें, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आएगा, फिस्कल बजट में नहीं आएगा। फर्क। अच्छा फिस्कल बजट में गवर्नमेंट के
सारे हर तरह के खर्चे आएंगे, लोकल भी, इंपोर्ट वगैरह भी। बताइए फिस्कल बजट में रिसीट साइड पे गवर्नमेंट के पास जो पैसे आएंगे वो कहां से आएंगे? सबसे बड़ा सोर्स क्या है? शाबाश, टैक्सेस। और पेमेंट साइड पे खर्चों में क्या क्या कैटेगरी होगी? सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, और एक्सपेंडिचर हेल्थ पे, एजुकेशन सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट होती है, मोटरवे बनती है, डैम बनते हैं, ये सारे खर्चे गवर्नमेंट के फिस्कल बजट में आएंगे। फिस्कल बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क समझ आया? करंट टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझाना है तो मैंने कहा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बिल्ड कर दूं ताकि आगे चल के आसानी हो। तब तक आपके जहन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट बैठ जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फिस्कल बजट क्या है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा, फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट, ये सुन लीजिए, ये सारी फिस्कल पॉलिसीज नहीं है जो आपको बताया, ये है ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट ने अचीव करना है। किस तरीके से गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी? फिस्कल पॉलिसी के जरिए से। तो ये हो गए हमारे मैक्रो जो अचीव करने हैं। फिस्कल पॉलिसीज किधर है? फिस्कल पॉलिसीज ये हैं, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट टैक्स के जरिए से, एक्सपेंडिचर के जरिए से इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे करती है ये डिटेल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। टैक्स एक्सपेंडिचर कैसे इफेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ये कहां पढ़ेंगे हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहां पे सिर्फ इतना कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि टैक्स एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट इनको यूज करती है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब इनको कैसे, इन पॉलिसी से ये ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ये बात समझ आ गई? चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कुछ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के? कह रहा है रिटेन्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी, इसमें फिर भी किसी ना किसी हद तक कंज्यूमर की सॉवरेनिटी है। अब नहीं, एक मिनट ठहरिए, ये हाँ जी शायद इन्होंने गलत लिख दी है। हाँ जी, ये पेज 13 पे आइए, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं है, ठीक है, ये उन्होंने किसी दूसरे सिस्टम, हाँ ये फ्री मार्केट के लिख दिए हैं, ये हमारे रेलिवेंट नहीं है। पेज 13 पे आइए, पेज 13, मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन दी, फीचर्स दिए, इसके एंड पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज क्या लिखा है? रिटेन्स डायनामिज्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी है। कैसे? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी ने प्राइवेट सेक्टर को, मार्केट फोर्सेस को कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया, सिर्फ कुछ पार्ट्स को कंट्रोल किया जो जरूरी है। मिक्स्ड इकोनॉमी ने सिर्फ कुछ पार्ट्स को कंट्रोल किया है जो जरूरी है, कंप्लीट मार्केट को कंट्रोल, प्लान्ड इकोनॉमी ने तो कंप्लीट मार्केट को इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब है यहाँ पे मार्केट फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसने कहा रिटेन्स डायनामिज्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में फ्री इकोनॉमी। और फिर पब्लिक इंटरेस्ट गार्डेड बाय लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन बाय स्टेट, कहता है इसमें प्राइवेट सेक्टर, फ्री इकोनॉमी के जो डायनामिज्म था, जो फायदे थे वो भी मौजूद हैं, प्लस एडिशनल बेनिफिट क्या है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत की जाती है। कैसे? रेगुलेशंस के जरिए। जैसे अगर आप ये देखें, ये सारी रिक्वायरमेंट ना हो तो इनका अल्टीमेट नुकसान जनरल पब्लिक को हो। उसमें वो कहते हैं ठीक है आपकी प्राइस, देखें यहां पे भी गवर्नमेंट ने कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को कंट्रोल, बाकी उन्होंने कहा ठीक है बाकी जितनी चीजें हैं उन पे आप जो प्राइस, जो आउटपुट डिसीजन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इफेक्ट करती है डायरेक्ट जनरल पब्लिक को, गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, बाकी सेक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया? क्या ये कह सकते हैं कि इसमें फ्री इकोनॉमी के फायदे भी हैं,
प्लस जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को भी सिक्योर किया जा सकता है। यही दोनों बातें उसने की। पहले एडवांटेज में उसने कहा कि फ्री इकोनॉमी के फायदे हैं इसमें, दूसरे पॉइंट में क्या कहा, प्लस एडिशनली जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट रेगुलेशंस के जरिए से। इसमें आप देखें जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो सारी की सारी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हैं। इस हर एक में जनरल पब्लिक का फायदा नजर आएगा आपको। डिसएडवांटेज में कह रहा है स्टेट में रेगुलेट इकोनॉमी फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। वो कहता है लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए, जैसे वोट लेने के लिए भी कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज अनक्लियर, ब्लर्ड। जैसे अगर एक फर्ज कीजिए, अब चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी है, तो अगर फर्ज कीजिए कि किसी जगह पे कोई काम गलत, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो लोगों से काम करवाया जाए एक, अगर तो सही हुआ काम तो दोनों कहेंगे ये मेरी वजह से सही हुआ है, और अगर काम गलत हुआ है तो दोनों कहेंगे ये दूसरे की वजह से है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर वही काम एक बंदा करता तो इकोनॉमी, अगर फर्ज कीजिए प्लान्ड इकोनॉमी है, उसमें इकोनॉमी ने ग्रो किया, हम कहेंगे ये प्लान्ड इकोनॉमी के अच्छे डिसीजन किए हैं प्लानर ने। अगर वो ग्रो नहीं करती, डाउन साइड पे जाती है, रिसेशन में चली जाती है, हम कहेंगे इसने डिसीजन ठीक नहीं किए। पता है किसको क्रिटिसाइज करना है, इसका फ्री इकोनॉमी में। लेकिन अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है, कुछ डिसीजन जो है गवर्नमेंट कर रही है, कुछ डिसीजन प्राइवेट इन्वेस्टर कर रहे हैं, उसमें इकोनॉमी अगर ग्रो करती है, क्या आप क्लियरली बता सकते हैं कि किसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी? नहीं, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। और अगर इसी तरह इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, क्या बता सकते हैं एग्जैक्टली किस वजह से है? नहीं, मिक्सचर है। जैसे फर्ज कीजिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो गई, या पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम है। अब देखें, अगर ट्रेडर से पूछे वो कहता है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज है। अगर गवर्नमेंट से पूछे वो कहते हैं नहीं, बिजनेस ठीक तरीके से नहीं कर रहे, ये पैसा नहीं निकाल रहे, ये टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स सिस्टम में, टैक्स नेट में नहीं आ रहे। तो ये दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम होती है कि परफॉर्मेंस क्लियर नहीं होती एग्जैक्टली किस पार्टी की वजह से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्रिएट्स कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी। कहता है मार्केट में जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, इससे एक तो कॉस्ट बढ़ती है, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी, करप्शन वगैरह भी होती है, और दूसरा अनसर्टेनिटी बढ़ती है। लोगों को नहीं पता कि गवर्नमेंट किस वक्त कौन सी रेगुलेशन इंपोज कर दे। हो सकता है एक इन्वेस्टर ये सोच के जहन में आया हो कि जी 17,500 रुपए पे लेबर जो है वो मैंने उसको एंगेज करना है, अब मेरी टोटल कास्ट इतनी होगी, रेवेन्यू इतना होगा, प्रॉफिट में होगा मैं। लेकिन जैसे बिजनेस शुरू करे, गवर्नमेंट कहे जी अब मिनिमम वेजेस जो है वो 20,000 हो गई, उसकी कास्ट बढ़ जाए, और वही प्रोजेक्ट जो पहले प्रॉफिटेबल था अब हो सकता है लॉस मेकिंग हो जाए। तो इन्वेस्टर के लिए अनसर्टेनिटी होती है सिस्टम में। जी क्लियर हुआ कुछ एडवांटेज? जी पहला एडवांटेज दोबारा सुन लीजिए, रिटेन्स डायनामिज्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कहता है प्राइवेट सेक्टर में जो डायनामिज्म था, यानी क्विकली डिसीजन मेकिंग होती थी प्राइवेट सेक्टर में, वो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी है। भाई कैसे है? इसलिए कि यहाँ पे हर मार्केट को गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया। तो जिन मार्केट को गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया वहां पे तो जाहिर है सारे के सारे फायदे फ्री इकोनॉमी वाले आ जाएंगे, ठीक है। और जिन मार्केट को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है वहां पे भी गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कंट्रोल किया है, जैसे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाली चीज है जैसे। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए एक दफा रीडिंग कर लीजिए इसको, एंड में 5 रुपए के क्वेश्चन देखिए, फिर अगर कोई इशू हुआ तो उसको डिस्कस करते हैं।